नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल का जितने भी आपके प्रीवियस मतलब टीआरई 1, 2, 3 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले आपका देखिए, जो जनरल पार्ट है उसमें जितने भी आए हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो आप जो जिससे आपको पता है कि जितने भी जनरल पार्ट में आपका हिस्ट्री आता है या फिर करंट अफेयर, तो उसमें बिहार से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, 1-2 क्वेश्चन। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला वीडियो। तो इसको आप देख लेंगे तो आपको इससे 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस वीडियो से, जो इसमें फैक्ट बताए गए हैं उसके साथ साथ उससे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 दौरान निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ। मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है इसमें कि किसका कितना परसेंटेज था। तो कह रहा है कि अपर कास्ट का जो था ये 15.52%, SC ST दोनों को जोड़ करके कह रहा है कि 21.33%, वहीं पिछड़ी जाति मतलब BC कैटेगरी के एक 63.14%। तो ये तीनों ही सही है। आपको भी पता होगा कि इसी के बाद से फिर जो है आरक्षण का जो है रिवाइज हो गया था, मतलब 65+10 हो गया था, जो कि फिर जो है उसको कोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन एबव, मतलब डी। अगर इस और जानना चाहें, देखिए यहाँ से जनगणना से क्वेश्चन आता है। तो जनगणना के विषय में यहाँ देखिए सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था। पहली जनगणना हुआ था 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन नियमित जनगणना देखिए ये तो 72 में हुआ था, लेकिन नियमित वहाँ से नहीं हुआ था। नियमित अगर कहा जाए मतलब हर 10 साल बाद आपको पता होता है, तो ये हुआ था नियमित 1881 से। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। इनके समय में कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं, तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से आप देख लेंगे। 1881 से फिर वैसे 91 और 1 फिर 11, 21 ऐसे चलता रहता है। लेकिन अभी जो 2011 के बाद 2021 में होना था वो अभी हुआ नहीं है। तो आपको पता है कि 10-10 साल पर होता है, लेकिन अभी 2023 मतलब 21 वाला नहीं हुआ है। तो ये तो है। अब तो 1936 में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। मतलब अगर पूछा जाए कि बिहार का पृथक रूप से जनगणना कब से स्टार्ट हुआ, तो 1941 में। 2011 का जनगणना जो है ये 15वीं जनगणना थी। इसके अगर कहा जाए जनगणना आयुक्त कौन थे, तो C चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब कहा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है। देखिए अभी 2011 का ही पूछा जाएगा आपसे, तो ये 10 करोड़, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 10.41 भी दे सकता है, इतना करोड़, क्योंकि पूरा आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इतना 10.41 करोड़। ये भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 8.6% जो है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है ये तीसरा राज्य है। पहले पे कौन है? तो फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे कौन है? सेकंड पे महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से घनत्व के मामले में फर्स्ट है बिहार। तो ये तो रहा आपका जनगणना। अब इसमें और एक क्वेश्चन साक्षरता से पूछ देता है, तो वो भी यहीं पे देख लेते हैं, जो कि आया था टीआरई में ही 1 में साक्षरता। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि साक्षरता दर क्या है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बिहार का साक्षरता दर तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं 51, 61, 71। देखिए 51 किसका है? मतलब 51.5 है, लेकिन याद करने के लिए 51, 61, 71 तो आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। तो 51.5 जो है ये क्या किसका है? ये फीमेल का है। ये ओवरऑल है, मतलब औसत अगर देखा जाए तो। और मेल का कितना है? तो ये है 71.2 साक्षरता, ये परसेंटेज में है। और ये 61.8। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 51, 61, 71। तो ये किसका है? ये मेल का है। तो ये साक्षरता दर बिहार का जो एग्ज़ाम में आया हुआ है टीआरई का ही। लिंगानुपात की बात किया जाए तो यहाँ पर लिख देता हूँ लिंगानुपात। तो बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 918। ये भी पूछ देता है कि कितने में कितना होता है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। अगर भारत का बात किया जाए कि भारत का कितना लिंगानुपात है, तो ये है 943। देखिए ये लिंगानुपात अभी कम है, मगर भारत के हिसाब से देखा जाए, मतलब देश का घनत्व की बात किया जाए, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है।
घनत्व कितना है, तो बिहार का घनत्व है 1106, इसलिए ये फर्स्ट पे भी है घनत्व के मामले में। ये देश में पहले स्थान पर बिहार ही है। ये कितने में होता है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर में होता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का कितना है, तो ये 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये भी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। 10 की वृद्धि दर अगर पूछा जाए कि कितने वृद्धि हुआ किस रेट से, 10 की वृद्धि दर, तो ये हुआ 25.1%। वहीं भारत का 10 की वृद्धि दर कितना रहा, तो 17.7%। मतलब ये देश के औसत से ज़्यादा है वृद्धि दर। तो ये तो है जनगणना संबंधित। इस और डिटेल में इसको देख लीजिए। इसके लिए बुक यदि कहें कि बिहार स्पेशल के लिए, तो एडुटेरिया का आता है, घटना चक्र का भी ले सकते हैं बिहार स्पेशल, और ओनली IAS का मैं देख रहा था जो कि PW का है, बिहार स्पेशल ओनली IAS। ये किसका है, ये PW का, फिजिक्स वाला का। तो इसमें भी मतलब ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दिया है लेकिन दिया है ठीक ठाक। तो इसमें से ही ले सकते हैं। आपके पास यदि इनमें से कोई नहीं है तो PDF ले सकते हैं टेलीग्राम पे। इसमें से मैं कुछ PDF दे दिया हूँ, नहीं तो कमेंट कीजिएगा और इसमें PDF सेंड कर दूँगा। निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। मतलब स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है कि बिहार के कितने मुख्यमंत्री रहे हैं। ये संख्या पूछ रहा है, सीरियल नंबर नहीं पूछ रहा है, ये संख्या पूछ रहा है। मतलब कुल कितने व्यक्ति हुए, तो कुल व्यक्ति कितने हुए थे, ये 23 लोग अभी तक कुल हुए हैं। मतलब अगर व्यक्तिगत पूछा जाए कि कितने लोग हुए हैं, तो ये 23 लोग हुए हैं। मतलब उसी में कुछ लोग रिपीट भी किए होंगे, ऐसे समझ रहे हैं ना। मतलब कोई 2 बार 3 बार बना होगा, लेकिन उसको एक ही काउंट करके, तो कितने लोग हैं, 23 लोग हैं टोटल। यहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ये सबसे पहले बिहार का जो ब्रिटिश शासन है, मतलब देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन बने थे, तो मोहम्मद यूनुस बने थे 1937 में। स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह। इनका कई बार एग्जाम में आया हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट है। मतलब स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए बिहार के, तो कौन बने, श्री कृष्ण सिंह। इनको श्री कृष्ण सिन्हा भी लिख दिया जाता है कहीं कहीं। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो भोला पासवान शास्त्री। निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने, महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने, अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कि अभी तक हैं। ये 9वीं बार शपथ लिए हैं सन 2000 के बाद से, अभी भी हैं। अभी हो सकता है फिर शपथ ले लें, क्योंकि चुनाव होने वाला है। और देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको अभी आपको पता है कि भारत रत्न मिला है कर्पूरी ठाकुर। तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ मैं कुछ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इनका ये चित्र देख सकते हैं। ये बिहार में आरक्षण के जन्मदाता कहे जाते हैं। देखिए ये इनका जन्म 24 जनवरी 1921 से 17 फरवरी 1988। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीति तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार पूछता है कि कब बने थे, तो पहली बार 1970 में बने, दूसरी बार 1977 में। ये चौथे मुख्यमंत्री थे, तो ये 11वें मुख्यमंत्री थे। लोकप्रियता के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है, मतलब इनका उपनाम पूछे, जननायक के नाम से भी जाना जाता है, गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है, बिहार में आरक्षण के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये इनके बारे में फैक्ट है, आपको जानना चाहिए। चलिए अब सीरियल नंबर से देखना चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। 1950 में सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह, फिर दूसरा वाला तो नहीं पूछेगा। मतलब ऐसे आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर यहाँ से देख सकते हैं 11वें नंबर पर, ये 1970 में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 11वें नंबर 1977 में। ये टोटल अभी देखिए टोटल 23, मतलब संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये 22वें नंबर के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। 23वें बने सीताराम मांझी, फिर से मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार ही हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं इनका कार्यकाल भी। पहली बार नीतीश कुमार कब बने थे, तो ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से बने थे 3 मार्च 2000 को। मतलब पहली बार यहाँ से बने थे, उसके बाद से अभी तक बीच में ये केवल आए हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, हाँ राष्ट्रपति शासन भी यहाँ देख सकते हैं। ये बीच बीच में यहाँ से काउंट कर सकते हैं, शायद 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलिए, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई जून 1934 में या फिर जुलाई 1934 में या मई 1934 में। तो आपको बताना है कांग्रेस समाजवादी दल मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये नाम हिंदी में दे सकता है सोशलिस्ट के, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसमें से किसी में भी नहीं हुआ था। एक्चुअली में हुआ कब था, तो ये ऑफिशियल जो इसका जो घोषणा हुआ था मतलब पार्टी जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 22 और 23 अक्टूबर का, जो बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में। कब? 1934 में। तो ये डेट अक्टूबर में हुआ था 22 से 23 के बीच बॉम्बे अधिवेशन में। तो यहाँ से इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब ई इसका सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में और जानना चाहें तो ये इस पार्टी को देखिए, ये 1934 में तो बना था, लेकिन 1948 में इसको भंग कर दिया गया था। इसको भंग कर दिया गया कब? 1948 में। संस्थापक सदस्य पूछ सकता है आपसे, संस्थापक सदस्य तो कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जयप्रकाश JP नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, इसके साथ साथ आचार्य नरेंद्र देव, ये अब देखिए इसमें राम मनोहर लोहिया जी ने क्या किया था, तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट नामक एक पत्रिका निकाला था। ये भी पूछा हुआ एग्जाम में है, कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका। ये भी पूछ सकता है कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका किसके द्वारा जारी किया गया, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अब एक और आता है, ये तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, एक बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से आएगा, बिहार कांग्रेस या बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो इसको अगर औपचारिक रूप से देखा जाए तो ये 17 मई को किया गया था, 17 मई 1934 को इसका औपचारिक रूप से। देखिए इससे पहले 1931 में भी किया गया था गंगा शरण सिन्हा, रामऋषि बेनपुरी और रामानंद मिश्र द्वारा, लेकिन औपचारिक रूप से कब किया गया, 17 मई 1934 को। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। चलिए जी, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था? खेत मजदूर, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चे का, छोटे कारीगर। तो ये किया गया था, आप इसके बारे में पढ़े होंगे, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा डिटेल में। तो जितने कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए शुरू किया गया था कौन सा मिशन? मिशन दक्ष। इसके बारे में और डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। ये पढ़ाई में कमज़ोर 25 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा मिशन दक्ष से। कक्षा 3 से 8 के ऐसे छात्र जो हिंदी के वाक्य धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं या मौलिक गणित में सक्षम ना हो, अंग्रेजी वर्णमाला में जिनका अभाव हो, तो इनके लिए विशेष क्लास स्टार्ट किया जाएगा मिशन दक्ष के तहत। ये अभी हो रहा है, मतलब बिहार सरकार ने 1 दिसंबर 2023 को
बीच में स्कूल छोड़ने वालों छात्रों की संख्या कम करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना दक्ष मिशन शुरू की। इसका फुल फॉर्म पूछ दिया अगर दक्ष का, तो डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल, ये इसका फुल फॉर्म होता है मिशन दक्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी। तो देखिए ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, इसका ऑफिशियल आंसर की आया नहीं था, तो जितने भी आप ये देखेंगे ये ऑफिशियल आंसर किससे नहीं होगा जो कैंसल एग्ज़ाम का है। देखिए कहीं कहीं इसका आंसर आपको 10 लाख मिलेगा, कहीं कहीं 30 लाख, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो 30 लाख है। कब हुआ था ये महत्वपूर्ण है, ये किस कारण से ये धरना हुआ था। तो ये हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चला था। ये डेट पूछ देता है कि ये देखिए ये जो प्रदर्शन हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये था, इसी कारण ये जो है राजस्व वसूली में कमी हुई थी। तो दांडी मार्च आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ये सभी डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह के रूप में खत तैयार की और 6 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह। अगर पूछेगा कि बिहार में नमक सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब, 6 अप्रैल 1930। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक पूरे बिहार की यात्रा की। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि किसने 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक पूरे बिहार में यात्रा की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह आंदोलन चंपारण सारण जिलों से शुरू होते हुए बाद में कहाँ तक पहुँचा, पटना, बेतिया, हाजीपुर, दरभंगा आदि तक फैल गया। 16 अप्रैल 1930 को पटना में, अब देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है कि पटना में नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, तो 16 अप्रैल 1930 में। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पूरे बिहार में खादी पर जोर, नशीले पेय पदार्थ, चौकीदार कर भुगतान करने से इनकार आदि पर जोर दिया। किसानों ने चौकीदारी कर, ये इंपॉर्टेंट है, किसानों ने चौकीदारी कर चौकीदारी कर देने से किस आंदोलन ने मना किया था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, या फिर ऐसे दे देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो इसी में दे देगा 3-4 ठो विकल्प बना के, चौकीदारी कर, नशीले पदार्थ, बिहार में खादी पर जोर, चौकीदारी कर, तो ऐसे दे सकता है। सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम और सर अली इमाम बिहार से इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार से प्रमुख नेता कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, सर अली। अब देखिए अली इमाम के नेतृत्व में ऐसे आयोजन के लिए 1930 में पटना में स्वदेशी समिति की स्थापना हुई थी। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वदेशी समिति का जो है पटना में 1930 में किसके नेतृत्व में आयोजन किया गया, तो अली इमाम के नेतृत्व में। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था। दांडी मार्च आपको पता है गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक, जिसका दूरी कितना है, तो दूरी जो है ये 300, दूरी भी पूछा हुआ 385 किलोमीटर, अगर माइल में पूछे तब 241 माइल। तो ये किसके बीच का दूरी है, तो ये आपका जो यहाँ से दांडी मार्च हुआ था आश्रम, साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक, जो कि ये गुजरात के एक तटीय हिस्सा मतलब गांव है दांडी, वहाँ तक हुआ था। इसमें कितने लोग मतलब गांधी जी के साथ थे, तो टोटल 78 प्लस एक गांधी जी। तो देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, अगर गांधी जी सहित पूछे कि कितने लोग थे टोटल इसमें सत्याग्रह में, तो शुरू में जब स्टार्ट किया तब ये 79 हो जाएगा गांधी जी सहित। अब कितने अनुयायी केवल पूछे तब 78 लोग हो जाएगा। तो इसके दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 16, 12, 14। अब ये क्यों पूछा, क्योंकि चुनाव चल रहा था तो इसलिए पूछ दिया। अभी भी चुनाव है तो पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये कितने हैं, 14 हैं पटना जिले के अंदर विधानसभा। और डिटेल में जानना चाहें तो बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था, 1937 में। बिहार विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो ये 243 हैं, मतलब बिहार में टोटल। अब बिहार परिषद की बात किया जाए तब 75 है कुल संख्या। पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और 2 संसदीय क्षेत्र हैं,
जो विधानसभा का चुनाव है ये प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, मतलब इसमें आम जनता जो है ये वोट करती है, वोटिंग करती है। इसका अवधि कितना है? 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसे राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। राम दयालु सिंह विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अध्यक्ष या सभापति, यही कहीं कहीं अध्यक्ष लिख देगा, अध्यक्ष को ही सभापति कहा जाता है। तो राम दयालु सिंह कौन थे? पहले अध्यक्ष बने थे बिहार विधानसभा के, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भोजपुर, रोहतास, नालंदा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का है। अगर पुराना वाला डेटा देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज मिलेगा, लेकिन ये 2023-24 का है। अभी देखिए ये जो करेंट का है तो इसको थोड़ा सा अपडेट करते रहे, एग्जाम के पहले जो नया आ जाए सर्वेक्षण उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन पहले पर है। तो यहाँ से एक एक करके देख सकते हैं। चावल के मामले में कौन है पहले पर? सर्वाधिक उत्पादन में देखिए रोहतास है, और उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर में कौन है? तो उसमें भी रोहतास ही है। सबसे कम मधुबनी है चावल है। तो चावल वाला इंपॉर्टेंट है, गेहूं वाला, मक्का वाला, ये तीन तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। गेहूं के मामले में भी रोहतास पहले नंबर पर ही है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के मामले में खगड़िया है। मक्का में अररिया अभी हो गया है। पहले का ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे दूसरा दिखाएगा, मुजफ्फरपुर शायद दिखाएगा, लेकिन अभी जो है ये कौन है? अररिया है। दलहन के मामले में पटना पहले पर है। मतलब सर्वाधिक उत्पादन में उत्पादकता यहाँ देखते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं चावल पूछा था, चावल व धान, तो कौन है इस समय? रोहतास, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ से और भी देख सकते हैं फसल आलू के मामले में नालंदा पहले पर अगर बात किया जाए तो। प्याज के मामले में देखा जाए तो भी नालंदा ये, फूल गोभी वैशाली, आम के मामले में दरभंगा, जर्दालू आम के लिए अलग है उसको सोचिए। अमरूद के मामले में नालंदा, लीची के मुजफ्फरपुर, केला मुजफ्फरपुर, गुलाब वैशाली, गेंदा पटना, गन्ना पश्चिम चंपारण, इसमें गन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीची इंपॉर्टेंट है, आम, आलू देख सकते हैं, मतलब इतना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात किया जाए देखिए यहाँ से जीआई टैग के मामले में देखा जाए तो जर्दालू आम भागलपुर का है जिसको जीआई टैग मिला, ये जून 2024 तक का डेटा है। कतरनिया चावल जो है ये भागलपुर का है जिसको जीआई टैग मिला। मगही पान औरंगाबाद, नवादा, पटना, शाही लीची ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा, मधुबनी, मरचा धान या चूड़ा तो ये पश्चिम चंपारण का है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कि मखाना उत्पादन में बिहार क्या है? देश का प्रथम स्थान है बिहार का। वहीं कुल उत्पादकता अगर बढ़े तो 90% पूरे देश का जो अकेले मखाना कहाँ उत्पादन होता है? बिहार में। मिथिला मखाना आपको पता है बहुत फेमस भी है, तो ये पूछ देता है कहाँ का है, तो इसमें से ऑप्शन में दे सकता है दरभंगा, मधुबनी, ज़्यादातर ऑप्शन में मधुबनी देखने को मिलेगा। बिहार के किस जिले में गेहूं उत्पादन? तो अभी ऊपर बताया, गेहूं हो चाहे चावल हो, दोनों के मामले में कौन है? तो दोनों के मामले में ही रोहतास ही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बिहार के किस जिले में चीनी उत्पादन सर्वाधिक? तो जहाँ मतलब अगर इसको थोड़ा याद करने के लिए तो अभी मैं ऊपर बताया कि गन्ना के उत्पादन में कौन है? तो गन्ना में पश्चिम चंपारण है। तो चीनी के उत्पादन में भी आप ऐसे याद सकते हैं कि गन्ना से चीनी बनाया जाता है, तो ये, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि गन्ना के उत्पादन में भी पश्चिम चंपारण, चीनी के उत्पादन में भी पश्चिम चंपारण। अगर बात की जाए चीनी उद्योग का बिहार में तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देख सकते हैं प्रथम चीनी उद्योग जो है बिहार में कब? 1904 में कहाँ लगा था? महरौरा या मढ़ौरा, जो किस जिले में है? सारण जिले में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं जिनमें से 9 चालू अवस्था में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन इतना है, तो ये नहीं पूछेगा। चलिए ये भी इथेनॉल का भी उत्पादन हो रहा है, तो ये भी नहीं पूछेगा। इथेनॉल पूछ सकता है कि उत्पादन होता है कि नहीं। कृषि रोड मैप के 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो 1961 में, 63 में या फिर 85 में। तो ये पटना कॉलेज जो है ये स्थापित 9 जनवरी और 1863 में पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था। तो ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। ये जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम उसमें प्राइमरी वाले में पूछा था, और ये जो आपका TRE 2 हुआ था उसमें भी पूछा था, मतलब TRE 2 में पूछा था, फिर वो TRE 3 में ही पूछ दिया। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ से रिपीट हुआ था।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्या, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई? तो प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से जो फांसी की सज़ा किनको दी गई, तो ये दिए गए थे खुदीराम बोस। यहाँ से ऑप्शन देखिए, जैसे जिसका करेक्ट आंसर है बॉक्स में दे दिया हूँ हर क्वेश्चन का, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये है खुदीराम बोस। मुजफ्फर बम कांड की घटना कब हुई थी? 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ये अंजाम दिए थे, लेकिन इनमें जो है फांसी की सज़ा किनको मिली थी? तो ये आपके खुदीराम बोस। इसमें हुआ तो क्या था, तो जिलाधिकारी किंग्सफोर्ड की जो लेडी कैनेडी और इनकी बेटी थी, उन पे मतलब उनके गाड़ी पे गलती से बम फेंक दिए गए थे, इसलिए उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। इस अपराध में 17 वर्षीय खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष के थे? 17 वर्ष के थे केवल उस समय। इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? यहाँ पे ये पूछा है कि नहीं थे। मौलाना मजहरुल हक, मौलाना जफ़र अली खां, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसमें देखिए, ये जो है मौलाना मजहरुल हक, मौलाना जफ़र अली, ये तो इसके थे। अब ये हाली जो हैं ये नहीं थे, तो इसका ऑप्शन तो सही हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि और कौन कौन थे, तो अहरार आंदोलन अगर ये बात करें तो ये हुआ कब था, तो ये 1910 में हुआ था। अहरार आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1910 में हुआ था। इसका शुरुआत नेतृत्वकर्ता इसके कौन कौन थे, तो ये तो देख लीजिए, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना जफ़र अली खां, इनके साथ साथ और मौलाना, नाम पूछा हुआ है, मौलाना मोहम्मद अली और हसन इमाम। इसके साथ साथ और थे हकीम अजमल खां। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 5 लोग यहाँ से, और इनके साथ साथ और लोग भी थे एट्सेट्रा। तो ये किससे संबंधित है? अहरार आंदोलन से संबंधित। ये आंदोलन का कब हुआ था? 1910 में। क्यों हुआ था? तो ये आंदोलन जो है अलीगढ़ विरोधी आंदोलन के रूप में किया गया था। इसका जो भूमिका रही, ये किया था राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रियता को बढ़ाना। तो यहाँ से लिख सकते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रियता को बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1832-33 का मतलब कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं, किसान विद्रोह हुए हैं, वो आप एक चार्ट बना लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो नारायण राव, सिद्धू और कानू देवे नारायण। तो कोल विद्रोह जो है इनमें से कोई नहीं थे, तो ये ऑप्शन नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। और बात करिए कौन थे, तो यहाँ देख सकते हैं बुद्धू भगत जो थे, ये कोल विद्रोह के नेता थे। बुद्धू भगत या बुद्धो भगत कहीं कहीं दे देता है, कहाँ का हुआ तो इसके बारे में यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि 1831-32 में अपनी भूमि व ब्रिटिश शासन के विस्तार और सिख मुस्लिम किसानों जैसे बाहरी लोग। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये बाहरी लोग, उसमें सभी लोग आ जाते थे। अब बाहरी लोगों को ये क्या करते थे, अभी एग्जाम में हुआ तो बाहरी लोगों को ये दीकू कहते थे, मतलब गैर आदिवासी जो लोग थे इनको क्या कहा जाता था? गैर आदिवासी। गैर आदिवासी को दिकू कहा जाता था। मतलब इनसे हम अपना भूमि को बचाने के लिए क्या किए थे, कहाँ पे? छोटा नागपुर के क्षेत्र में बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आंदोलन में बड़े पैमाने पर रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम के पश्चिमी हिस्से शामिल थे। बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों के बाद इस विद्रोह को क्या किया गया था? दबा दिया गया था। अंग्रेज वही करते थे कि सैन्य अभियान चला करके विद्रोह को दबा देते थे, क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार थे नहीं, ये केवल जंगल में रहना जानते थे, तो इसलिए अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार था, तो दबा देते थे विद्रोह को। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्व सीमांत एजेंसी, या इसको ऐसे नाम दे सकता है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम, मतलब नामक एक प्रांत गठन हुआ। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अभी पूछ सकता है किस विद्रोह के बाद आया, तो ये कोल विद्रोह के बाद
इस प्रांत का गठन हुआ था। यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरा नोट्स है, इससे इसमें दिख नहीं रहा, ये एग्जाम से पहले मैं बनाया। देखिए यहाँ पे कोल कौन इसके थे, नेतृत्व कर रहा था, बुद्धो भगत व गंगा नारायण। ये मैं टेलीग्राम पे दे भी दिया हूँ 4-5 पेज का केवल। बाकी आप थोड़ा सा इसको अलग से सभी जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, जितने किसान आंदोलन हुए, सबको सीरियल नंबर से बना लीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चुआर, पहाड़िया, हो, भील, खासी, कोल, भूमिज, रंपा, गोड, संथाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह, सिद्धू और कानू, चांद भैरव 4 भाई थे, इनके नेतृत्व में हुआ था। राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है अभी। तो ये कारण क्या था, भागलपुर वर्धमान रेल जो परियोजना था उसी के कारण हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो इसको आप देख लीजिए। वहाँ किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। देखिए बिहार से संबंधित कब कब अलग हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ, उड़ीसा से कब अलग हुआ, फिर यहाँ से आपका झारखंड कब अलग हुआ। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिहार को बंगाल से अलग कब किया था, 1905, 7 या 9, 3 में से तो कोई नहीं हो जाएगा। कब किया था, 1912 में। डिटेल में इसको चलिए देख ही लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन, एक एक करके ये पूरा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था, आपको पता है। तो इसमें घोषणा किया गया था ये बिहार राज्य बनाने के लिए। 22 मार्च जो 1912, ये इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन क्या बनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है, ये मतलब बिहार में उस समय कौन कौन शामिल था, झारखंड और उड़ीसा उसी समय, मतलब उसमें बिहार में ही शामिल था। इसको बनाने की घोषणा किया गया था। इसी घोषणा के दिन ही क्या किया मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस। लेकिन जो गठन हुआ था वो तो 1 अप्रैल को हुआ था, लेकिन घोषणा जिस दिन हुआ था 22 मार्च 1912 को, उसी दिन मनाया जाता है बिहार स्थापना दिवस। ये किससे अलग हुआ था, तो ये इस दिन मतलब 22 मार्च को किससे अलग हुआ था, तो ये बंगाल प्रांत से, बंगाल प्रांत से। ये भी एग्जाम में आया हुआ। तो किससे अलग हुआ था उस दिन, बंगाल प्रांत से। तो बिहार में उस समय कौन कौन शामिल था, तो झारखंड और उड़ीसा उसी में शामिल था। अब आता है 1 अप्रैल 1936 में। तो 36 में जो बिहार जो है उड़ीसा से, मतलब उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया, मतलब बिहार जो है उड़ीसा, ये दोनों सेपरेट कब हुए, 1936 में। अब झारखंड कब अलग हुआ बिहार से, तो ये 15 नवंबर 2000 को। ये 2000 में 3 ठो और स्टेट अलग हुए थे, उनका नाम आप चाहें तो बना सकते हैं, छत्तीस उत्तर झार, मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये तीनों आप डेट चाहें तो बता सकते हैं कमेंट में कि कब कब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड और किस किस स्टेट से अलग हुए थे। मतलब तीनों 2000 में ही हुए थे, छत्तीस उत्तर झार, ऐसे उसको याद कर सकते हैं। बिहार का अंतिम विभाजन यही पूछ सकता है, तो 2000 में हुआ था 15 नवंबर। ये भी डेट भी याद रखना है, 15 नवंबर 2000 में कौन अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। क्षेत्रफल की बात किया तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या भी वही 10.41 करोड़। कुल जनसंख्या ये अब मतलब 2022-23 जो जातिगत जनगणना हुआ उसके आधार पर यहाँ दिया है 13 करोड़ के आसपास। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च की गई थी, तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड 2008, 2011, 2014। तो ये सौर ऊर्जा 2008 में शुरू की गई थी। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, मतलब मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इतना बार रिपीट हुआ होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये तो कोसी है, बिहार का शोक। इसको और फिर क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को ही कहा जाता है। कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि कई ठो शोक के नाम से आता है कि बिहार का शोक, बंगाल का शोक, उड़ीसा का शोक। तो आपको पता है कि बिहार में छठ पूजा होता है, छठ पूजा में कोसी भराता है। तो ये कोसी नदी किससे, बिहार से संबंधित, मतलब बिहार का शोक। ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अब इसके बारे में और डिटेल देखना चाहें तो यहाँ से चलिए देख ही लेते हैं। ये है कोसी नदी, ये निकल के आ रही है नेपाल से। तो ये किसका ट्रिब्यूटरी नदी है, तो गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं इसको। मतलब ये देखिए, अब ये किधर से आकर गंगा में मिलती है, तो ये उत्तर से आके मिलती है। दाएं से मिलने वाली नदी है कि बाएं से, तो देखिए चूँकि गंगा कैसे जा रही है, इधर से आ रही है ना, गंगा नदी का प्रवाह जो ऐसे हो रहा है, तो ये जो है गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली नदी है। तो यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन आता है कि ये बाएं से मिलने वाली नदियों का समूह और दाएं से, तो ये आप या उत्तर से दक्षिण से,
दोनों तरीके से पूरा आप इसके बारे में नदी तंत्र जो है अपवाह तंत्र, नदी प्रवाह तंत्र, तो उसको आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये बिहार का शोक तो हो गया। अब आपसे एग्जाम में पूछ दे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। अगर पूछ दे आपसे उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो ये महानदी को। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उद्गम स्थान देखिए यहाँ से पूछ सकता है कोसी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये तो पता है कि नेपाल में है। नेपाल में कौन सा जगह है, तो सप्त कौशिकी, ये नेपाल का जगह है सप्त कौशिकी। यहाँ से कोसी नदी का उद्गम होता है और यह कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे गंगा में, तो ये पूर्णिया का निकट। कहाँ मिलती है, पूर्णिया के निकट। पूर्णिया में काढ़ा गोला एक जगह है, पूर्णिया में काढ़ा गोला, इसी के निकट ये किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये पूरा नदी तंत्र है बिहार में और कहाँ पे जाके कहाँ से निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं। कोसी नदी हो गया, सोन नदी भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कर्मनाशा, पुनपुन नदी, सोन नदी को भी देख लीजिए। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से। कहाँ मिलती है, दानापुर में, पटना के निकट। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सरजू नदी भी पूछा हुआ है, तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये नम्पा श्रेणी नेपाल से छपरा के निकट गंगा में मिलती है। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह। तथ्य तो पे नाना साहेब। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ऊपर भी इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है, तो आप डिटेल में वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में पहले यहीं से देख लेते हैं। कुंवर सिंह के बारे में आपको मतलब यहाँ से क्वेश्चन कई ठो बनते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए। वैसे इस स्लाइड में मैं काफ़ी कुछ रख दिया हूँ, तो यहीं से आप एक स्लाइड को इत्मीनान से देख लीजिए, कई ठो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए 1857 में मुख्य भूमिका किनका था, बिहार में अगर कहा जाए तो कुंवर सिंह का था। बिहार के पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में ये क्या किया था, 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे। देखिए ये मतलब इनके नेतृत्व में हुआ था, यहाँ भी पटना भी, आरा भी, शाहजहाँबाद भी। तो ये इनमें इनका भूमिका थी। जगदीशपुर से ये मतलब प्रमुख रूप से रिलेटेड थे, तो यहीं के जमींदार थे जगदीशपुर के। वे शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव के शाही उज्जैनिया राजपूत घराने से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास लड़ी गई अपनी आखिरी लड़ाई। तो ये पूछ सकता है आखिरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 23 अप्रैल 1858। तो आखिरी तो जाहिर सी बात है इसी समय इनका देख चूँकि ये परास्त नहीं हुए थे उस समय, ये अंग्रेज़ों को ही परास्त किए थे, लेकिन इनके बाँह में जो है मतलब हाथ में इनके गोली लग गई थी, तो जहरीला पूरा मतलब जहर फैल गया शरीर में, तो ये अपने हाथ को काट के क्या किए थे, गंगा में प्रवाहित कर दिए थे। लेकिन अब चूँकि घायल हो चुके थे तो इनका देहांत हो गया 26 अप्रैल को। देखिए 23 अप्रैल को लड़ाई लड़े थे, 26 अप्रैल 1858 को देहांत हुआ था। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत सरकार ने इनको क्या किया था, 23 अप्रैल 1966 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो ये सभी क्वेश्चन जगदीशपुर हो गया और ये बिहार से तो संबंधित हैं 1857 के क्रांति से। तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके देखिए इसी में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो आप अनुमान लगा सकते हैं जब यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये बीपीएससी टियर 3 का है, इसमें आया हुआ है, टियर 2 में आया हुआ है सेम क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए यहाँ से फिर क्वेश्चन वही है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, तो जो एक स्लाइड अभी बताया उससे ही सभी क्वेश्चन है। ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर, तो ये अभी बताया जगदीशपुर से, इनके जन्म स्थान भी वही है। किस वर्ष बापू कुंवर सिंह का देहांत हुआ, तो अभी कमेंट करके बता सकते हैं इसको आप, कब हुआ था, तो 1858 को अभी बताया उसमें ऊपर कि इनका देहांत कब हुआ, 1858 को। चलिए बिहार के 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था, तो अब फिर से वही क्वेश्चन रिपीट। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में वही देख सकते हैं। अभी बताया जो ओनली IAS का PDF है, ओनली IAS के नाम से बिहार स्पेशल का बुक है PW का। तो यहाँ से ये इनके मतलब जितने प्रमुख नेता हैं उनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, बिहार से संबंधित जितने हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए।
बधवा राम, कार्यानंद शर्मा, पीसी जोशी या फिर मोर देन एवब या इनमें से कोई नहीं। तो कार्यानंद थे। ये जो लोकप्रिय बनाने का नाम बिहार प्रांतीय किसान सभा, मतलब बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो ये बनाए थे आपके कार्यानंद शर्मा। इसके बारे में और डिटेल देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। तो ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसान सभा की स्थापना किसने की और कब की? तो 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेता हैं, मतलब इनके बारे में आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कृषि से संबंधित जितने आंदोलन हुए, जितने सभाएं हुए, उसमें प्रमुख भूमिका रही स्वामी सहजानंद सरस्वती की, बिहार से रिलेटेड। तो इनके बारे में आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन अभी कई तो रिपीट होगा इनके से रिलेटेड, तो वहाँ से भी आप चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा। देखिए ये आप यहाँ तक किसान सभा, ये 28 में बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में कहाँ? सोनपुर मेला में। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पूछेगा तो स्वामी सहजानंद एवं श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बिहार के पहले, मतलब स्वतंत्रता के बाद पहले क्या बने थे? कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने थे। यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, राहुल संकृत्यानंद तथा कार्यानंद, जो कि एग्जाम में अभी ये यहाँ देख सकते हैं, जैसे वामपंथी नेताओं द्वारा इस संस्था को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता प्रदान की गई। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, मतलब ऑल इंडिया जो है किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ये 1936 में कहाँ? लखनऊ में। इसके भी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो इसके भी अध्यक्ष जो बने थे, इसके अध्यक्ष यही बने थे, स्वामी सहजानंद। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं स्वामी सहजानंद। कृषि से जितने संबंधित जो घटनाएं हुई थी उनमें। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम नवनिर्वाचित सभापति पूछे या अध्यक्ष पूछे, सेम ही होता है। यदि आपसे सभापति पूछे या फिर अध्यक्ष, तो दोनों एक ही चीज़ें कह रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का बिहार विधान परिषद के प्रथम नवनिर्वाचित राजीव रंजन सिन्हा, राय बहादुर सतीश चंद्र या राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे? पहले तो इसके बारे में और अगर जानना चाहें तो ये इसमें कितने सदस्य थे? तो ये जो है टोटल 29 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल 29। चुनाव जो हुआ था ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। 1935 का। सभापति या अध्यक्ष की बात किया जाए तो यहीं से लिख देता हूँ, तो ये राय बहादुर सतीश चंद्र, या इनके बाद राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा भी कहीं कहीं लिख के आ जाएगा। तो ये क्या बने थे? ये अध्यक्ष बने थे या सभापति बने थे। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो राजीव रंजन सिन्हा, यहीं पे चलिए ये है राजीव रंजन सिन्हा, ये बने थे उपाध्यक्ष। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन यदि आप पिछला स्लाइड सही से देखें तो ये क्वेश्चन का जवाब आराम से दे सकते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, बंगाल प्रेसिडेंटी से अलग, तो ये साफ साफ लिख के बताया हूँ, किसी से अलग हुआ था उसी के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। कब अलग हुआ था? तो 1912 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, इसको कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से भी कहीं कहीं लिखे, जैसे शुरू में अभी आप देखे थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से वहाँ पे आया था। तो इसके बारे में डिटेल से बता दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कब हुआ था। तो ये 1934 में। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। अगर डेट भी पूछे तब, तो 22 से 23 अक्टूबर को हुआ था 1934 में। कहाँ का अधिवेशन? तो बॉम्बे का अधिवेशन, बॉम्बे के अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। डिटेल में बता चुका हूँ पहले।
बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भागलपुर, मधुबनी, औरंगाबाद। तो रेशमी मतलब सिल्क का बात कर रहा है, सिल्क टेक्सटाइल सर्वाधिक कौन है? तो ये देखिए डेटा चेंज होता रहेगा, लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो कौन है? ये भागलपुर है, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। स्लाइड में दिखाया भी था कि जीआई टैग कहाँ कहाँ से मिला है, तो सिल्क के लिए भागलपुर से। तो अगर आप शुरू में देखे होंगे तो आप इसका आंसर वैसे भी लगा दिए होते। किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की? कब क्या पूछ रहा है? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी मतलब 1920 में किस स्थापना किसने की? अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या किए थे? बिहार प्रादेशिक कमेटी का गठन किए थे। कब? 1920 में। अगर कहा जाए कि इसका प्रथम सत्र कब स्टार्ट हुआ था, तो प्रथम सत्र जो था ये देखिए 20 में स्थापना हुआ, प्रथम सत्र जो है 2021 कह रहा हूँ 1921 में। इसके अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना मजरूल हक। अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना, देखिए एग्जाम में आया हुआ है, मजरूल हक इसके अध्यक्ष बने थे। मतलब प्रथम सत्र का अध्यक्ष पूछा जाए कि 1921 में जो प्रथम बिहार प्रादेशिक कमेटी का जो सत्र हुआ था उसके अध्यक्ष कौन है? तो मौलाना मजरूल हक। अगर सेकेंड का पूछा जाए, सेकेंड सत्र का जो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष जो कि स्थापना किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा मतलब ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना में कह रहा है कि बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ? तो सीधे से होता है किसान से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं उसमें प्रमुख भूमिका किनका रहा? स्वामी सहजानंद का। किनका था? स्वामी सहजानंद। तो इसका ऑप्शन तो वही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ, और इसके बारे में थोड़ा जानना चाहें तो स्वामी सहजानंद थे ये किसान उग्र कृषक नेता थे। ये उग्र कृषक नेता, इनके लिए इनको कई बार जेल भी हुआ था। गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या के जेल में ये रहे थे। किसके लिए? तो ये कृषि संबंधित ये जो है विद्रोह करते थे, तो उसी के लिए इनको काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा। अगर कि अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव पूछा जाए कि ये कौन थे, तो सचिव जो बने थे ये NG रंगा थे। NG रंगा। तो ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बिहार का उग्र कृषक नेता अभी ऊपर बताया कौन थे, तो स्वामी सहजानंद। तो इसको तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। तो देखिए इनसे कितना क्वेश्चन बन रहा है स्वामी सहजानंद से संबंधित, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। आपको दो तीन बुक बताएं उसमें से मिल जाएगा। पद्मश्री उषा किरण खान की उपाधियाँ थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखिए ये चूँकि ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड था तब ये, नहीं तो अब अभी ये नहीं, अभी इससे रिलेटेड दूसरे, चूँकि इनका निधन हुआ था तो इसलिए ये क्वेश्चन आ गया था। इनका निधन जो हुआ था अभी, मतलब अगर बात की जाए, देखिए ये एग्ज़ाम में अब नहीं है, रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये इसको इसलिए रखा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो ये चूँकि करंट में न्यूज़ में रहा, इनका निधन हुआ था आपका, बात किया जाए तो मतलब वही 2024 में 11 फरवरी को। अब ये एग्ज़ाम में कब आया था? तो ये मतलब जुलाई में, TRA 3 का जो एग्ज़ाम हुआ एग्ज़ाम, तो ये जुलाई में आया था। तो आप समझ सकते हैं ये फरवरी में इनका निधन हुआ था, इसलिए जुलाई में ये क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसका ऑप्शन सभी सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में दिया गया। भारत भारती 2019। मैथिली का कांचाई बास जो कि मैथिली का है, अनुत्तरित जो हिंदी का है। तो ये सभी क्वेश्चन मतलब मोर देन अबव हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में बहावी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? जगदीशपुर, चंपारण या फिर पटना? तो जो बहावी आंदोलन का जो बिहार में मुख्य केंद्र था ये था पटना।
इसके बारे में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहावी या सलफ़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है। भारत में बहावी आंदोलन पटना बिहार के क्षेत्र में हुआ एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछ सकता है कि ये कैसा आंदोलन था। तो ये धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। बिहार में इसका नेतृत्व तो किसने किया था, मतलब भारत में सैयद अहमद बरेलवी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, बिहार में सबसे पुराने नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना की बात किया जाए तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये कब हुआ था? तो देखिए, ये स्वतंत्रता के बाद का अगर सर्वप्रथम पूछा जाए भारत का, तब भी यही होगा। मतलब भारत का सबसे पहले अगर फर्स्ट पूछा जाए भारत का, तब भी ऑप्शन यही होगा। ये बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी, स्वतंत्रता के बाद ये स्टार्ट किया था सबसे पहले। अगर इसको देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना, तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना यदि पूछे तो ये हुआ था 7 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो बिहार विद्यापीठ जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित, मतलब जब घटना हुआ था असहयोग आंदोलन, तो उस समय बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। इसको देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में। बिहार विद्यापीठ किसके आंदोलन? तो ये असहयोग आंदोलन जब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1920 से स्टार्ट हुआ था और 1922 में ख़त्म हुआ था, चौरी चौरा घटना के बाद। डेट भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया तो ये 6 फरवरी को हुआ था, 6 फरवरी 1921। किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। कब? 1921 में किए थे। अब ये आम जनता से चंदा लिए थे इसको बनाने के लिए, बिहार विद्यापीठ। तो ये सभी फैक्ट आपको याद कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1938 में, 40 में कि 41 में? तो स्थापना की बात किया तो ये 1940 में इसका स्थापना हुआ। ये बिहार का जो है ये पहला महिला विद्यालय था, मतलब बिहार का ये फर्स्ट महिला विद्यालय था ये बिहार का। अगर इसका संचालक पूछा जाए कि इसको कौन संचालन करता था, संचालन, तो ये सिस्टर्स ऑफ, तो इसका संचालन अगर पूछा जाए तो संचालन सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, इसके द्वारा इस विद्यालय का संचालन किया जाता था। अभी ये किस में मर्ज हो गया है, मतलब ये संगठक कॉलेज बना गया है, एफिलिएटेड कर दिया गया है। अगर संगठक किस यूनिवर्सिटी का? तो पटना यूनिवर्सिटी का। पटना यूनिवर्सिटी का जो है इसको एफिलिएटेड कॉलेज बना दिया गया है। कब बनाया गया? तो 1952 में। स्थापना 40 में हुआ, 1952 में इसको पटना का यूनिवर्सिटी से इसको संबद्ध कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बिहार के ज़िले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो अभी अगर आपको याद होगा स्लाइड ऊपर, तो सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, चूँकि ये क्वेश्चन जो है देखिए ये करंट के हिसाब से बदलता रहेगा उत्पादन। तो अब जिस समय ये क्वेश्चन आया था मतलब 2023 में, तो उस समय मुजफ्फरपुर इसका आंसर था, लेकिन अभी इसका आंसर चेंज हो गया है। अब देख सकते हैं मक्का का अररिया इस समय है। तो अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो अब ऑप्शन इसका क्या आएगा? अररिया हो जाएगा। सर्वाधिक उत्पादन में भी अररिया है और उत्पादकता में मतलब प्रति हेक्टेयर उसमें भी अररिया ही है मक्का के क्षेत्र में।
थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है भागलपुर, मुंगेर या फिर पटना बिहार। देखिए इनमें से कहीं नहीं होता है। थावे महोत्सव जो है ये दुर्गा मंदिर है। कहाँ पर? माता दुर्गा का ये मंदिर है गोपालगंज में। यहीं पे हर साल होता है। तो हर साल होने वाला आयोजन है कहाँ पर? गोपालगंज में। किसके मंदिर है? तो दुर्गा जी का मंदिर है। यहाँ पे ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट जो हुआ था ये 2012 से हुआ था। तब से ये हर साल आयोजन होता रहता है। किसका? थावे महोत्सव का। काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये। फेस्टिवल वाले चैप्टर में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है? 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में। प्रीमियर देखिए आज के समय में जो पीएम होते हैं मतलब प्रधानमंत्री, उसी के तुल्य अगर कहा जाए, मतलब पीएम के तुल्य ही प्रीमियर हुआ करता था। या मुख्यमंत्री कह सकते हैं या प्रधानमंत्री। तो ये प्रीमियर उस समय यूज होता था। तो यही पूछ रहा है कि 20 जुलाई 1937 को बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल का हुआ तो उसमें कौन प्रीमियर बने थे, ये पूछ रहा है। और प्रोफेसर अब्दुल बारी, अनुग्रह नारायण सिन्हा या श्री कृष्ण सिन्हा। तो कौन बने थे? अगर आपको याद होगा तो पिछले स्लाइड में भी इसके बारे में चर्चा किया हूँ। इसका आंसर तो हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। यही बाद में जाकर क्या बने थे? बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे श्री कृष्ण सिन्हा। या कहीं कहीं इनका नाम सिंह भी लिख दिया जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ये नाम इन्हीं का है, दोनों आपको याद रखना है, ये कन्फ्यूज ना होइएगा। सिन्हा और सिंह दोनों इन्हीं के लिए यूज होता है। इसके बारे में यदि और चर्चा चाहें तो देखिए, अगर 1900 थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। 1937 में देखिए ये घटना स्टार्ट कैसे हुई। तो वो बिहार में जो है ये निर्वाचन चुना हुआ था कितने सीटों पर? टोटल अगर बात की जाए तो टोटल सीट जो था 152 था। इन पर चुनाव होना था। अब चुनाव में कांग्रेस जो है 107 सीट पर लड़ी थी। 107 सीट पर कांग्रेस 107 में से ये 98 सीट जो है ये जीत गई थी कांग्रेस। वहीं इनके 8 उम्मीदवार जो हैं ये विधान परिषद में भी जीते थे। मतलब अगर देखा जाए तो ये मेजॉरिटी में थे। वहाँ पे जो है ये कांग्रेस जो है बहुमत में थी। लेकिन इसके बाद भी सरकार नहीं गठित हुआ। आपको भी पता होगा कि इसके कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, मतलब 107 सीटों पर चुनाव लड़ी, 98 जीती। उसके बाद भी ये बहुमत में होने के बाद भी कांग्रेस जो है ये सरकार नहीं बना पाई। उस समय कांग्रेस के अंदर कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा ही थे, या श्री कृष्ण सिंह ये थे। यही इन्होंने क्या किया? कांग्रेस का उस समय सरकार का गठन नहीं किए, मतलब इनकार कर दिए ये। इसके बाद एक थे स्वतंत्र पार्टी के नेता जो थे मोहम्मद यूनुस। ये स्वतंत्र, मतलब ये किसी दूसरे पार्टी से एफिलिएटेड नहीं थे, ये स्वतंत्र थे। तो ये अपना सरकार बना लिए और उस समय फर्स्ट प्रीमियर यही बन गए, मतलब फर्स्ट पीएम या प्रीमियर जो भी कहें। तो ये पूछ सकता है कि पहले प्रीमियर कौन बने थे? तो ये यही बने थे, मोहम्मद यूनुस। लेकिन फिर से जो श्री कृष्ण सिंह थे ये फिर से सरकार का गठन कर दिए। कब? 20 जुलाई 1937 को फिर से कांग्रेस का उसमें सरकार बनाए और उस समय यही फिर क्या बन गए? उसके प्रीमियर बन गए। तो ये सेकेंड प्रीमियर हो गए उस हिसाब से। सेकेंड प्रीमियर मैं यहाँ पीएम लिख दे रहा हूँ, आप समझिए प्रीमियर है। तो देखिए ये पहले पूछा जाए तो मोहम्मद यूनुस बने थे। क्यों बने थे? तो ये पूरा घटना आप समझ गए होंगे। लेकिन सेकेंड अगर प्रीमियर की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह बने 20 जुलाई 1937 को। उस समय अगर पूछा कि बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हुए थे? तो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष जो थे ये कौन बने थे? तो श्री राम दयालु सिंह। ये क्या बने थे? ये अध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी ये उपाध्यक्ष बने थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे। तो ये पूरी घटना समझ गए होंगे आप। यहाँ से आप देख भी सकते हैं
श्री कृष्ण सिन्हा के बारे में, ये सेकेंड प्रीमियर थे, 1937 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, जो अभी मैं उधर बताया। इनको अन्य नाम से, इनका अन्य नाम या किस नाम से जाना जाता था, तो श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुराग या अनुग्रह नारायण सिंह के साथ आधुनिक बिहार के वास्तुकार श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। तो यही पूछ सकता है कि आधुनिक बिहार का वास्तुकार किन्हें कहा जाता है, तो ये राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने क्या किया था, बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर में दलित प्रवेश का नेतृत्व किया था। इसके साथ साथ जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे श्री कृष्ण सिन्हा या श्री कृष्ण सिंह। इनकी और किस किस आंदोलन में भूमिका थी, तो यहाँ से देख सकते हैं असहयोग आंदोलन में भी इनकी भूमिका थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी और भारत छोड़ो आंदोलन में भी। बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे, तो देखिए जन्म तो इनका कहाँ, जन्म के लिए तो अभी ऊपर देख लीजिए जगदीशपुर, लेकिन इसका संबंध इनका जो है आरा से भी था, भागलपुर, पटना, मतलब यहाँ पे जितने आंदोलन हुए थे उनमें भी इनकी भूमिका थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन एबव, यानी कि ऑप्शन डी। बराबर की पहाड़ियाँ जियोग्राफी का पार्ट है, तो चूँकि ये बिहार स्पेशल में, मतलब ये जियोग्राफी हिस्ट्री जितने भी बिहार से रिलेटेड है वो सब इसमें कवर हो रहे हैं। तो बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस शहर के समीप है, ये पूछ रहा है सीधे सीधे कि किस शहर के समीप जो है बिहार की पहाड़ियाँ हैं। मखदुमपुर, मुंगेर, मधुबनी। तो ये जो है बराबर की पहाड़ियाँ जो हैं ये मखदुमपुर के नज़दीक है। इसके बारे में अगर और चर्चा चाहें तो ये देख सकते हैं कि बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर शहर के निकट कौन है, बराबर की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जिला भी पूछ सकता है, तो जिला यहाँ से कौन सा है, जहानाबाद। मखदुमपुर शहर हो गया। अब ये वहाँ से देख सकते हैं ये पहाड़ी के अंदर क्या किया गया, गुफा बनाया गया है। इन गुफाओं का जो है मतलब बराबर की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। इनका उपयोग कौन किया, तो आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी थे, ये भी एग्जाम में कुछ पूछा हुआ है। आजीवक संप्रदाय के सन्यासी जो थे ये इसका प्रयोग करते थे, बराबर की गुफाओं का, मतलब गुफा को ही काट काट के, पहाड़ी को ही काट काट के बनाया गया है गुफा। अब निर्माण देखा जाए तो ये मौर्य शासक अशोक के द्वारा कराया गया था। 4 गुफाएं इसमें हैं, कौन कौन, कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा, ये लोमस ऋषि और विश्वामित्र गुफा। तो ये 4 गुफाएं इसमें हैं। ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, 50 स्लाइड इसमें हो गए हैं। इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें अभी लगभग 50 और है, तो उसमें हो जाएगा, मतलब सेकेंड पार्ट इसी के, जो इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा बिहार स्पेशल के नाम से। तो वहाँ से ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकेंड पार्ट इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अभी, मतलब 50 के बाद से आपका 100 तक। तो टोटल जितने भी अभी तक TRE 1 to 3 में आए थे वो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, 2 जो अब वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये तो रहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।